जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें आपको गुरु रहमान सर का ये एडिशन है। तो इसी से हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालांकि ये जो है 2022 का नया प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। और इसमें टोटल जो प्रश्न है आपका देखिए, यहाँ से 2013 से लेकर 2021 तक के जो सभी है इसमें हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। हालांकि इसमें जो हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें टोटल 29 सेट दिया गया है, जिसमें से आपका जो 20 है वो मॉडल सेट है, और जो 9 सेट है उसमें आपका प्रीवियस ईयर का है। तो हम लोग सारे को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका जो है PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आपका जो है सेट 3 तक का आपका जो है वहाँ पर PDF डाल दिया गया है। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये जो हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये 4 है। ठीक, यहाँ से जो पहला प्रश्न आपका देख रहे हैं ये हिंदी का प्रश्न है। इसमें टोटल आपका जो है 8 प्रश्न हिंदी के, और फिर यहाँ पर 7 प्रश्न जो है ये अंग्रेजी का है, और फिर मैथ का, और फिर GK GS के इसमें प्रश्नों का, यानी कि प्रश्न जो है आपको वो कई भागों में बांट दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो कह रहा है कि विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक, 4 को दिया गया, इसमें से कौन सा जो विलोम शब्द का जो है युग्म सही नहीं, यानी कि जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर निष्पक्ष का है पक्षधर, तिक्त का है या मधुर, और यहाँ पर कल्पित का है स्वप्निल, और फिर अचंकित का यहाँ पर संपन्न है। तो इसमें जो राइट आंसर यानी कि हम लोग का गलत है वह है कि कल्पित का यहाँ पर स्वप्निल, ये गलत है। ठीक, बाकी ये जो 3 है इसमें आपको सही है। चलिए दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे कि बसुमती, यहाँ पर धरती, बीज इसका मतलब सिंह, और फिर यहाँ पर मरीचि मतलब किरण, और वही मतलब आग। तो देखिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो इसमें हम लोग का सही नहीं है, ये बजी का सिंह जो है ये गलत है। ठीक, बजी का क्या होता है, बजी का घोड़ा होता है, या सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है। तो देखिए नरेश सो रहा था, इस वाक्य में जो काल की बात करें तो अनपूर्ण, यहाँ पर सॉरी अपूर्ण। देखिए यहाँ पर आप लोग का जो अपूर्ण भूतकाल है, भूतकाल इस पर आपका 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, हम लोग इस काल पढ़ेंगे तब इसमें आपको पता चलेगा कि देखिए जो काल होते हैं वो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और भूतकाल के अंतर्गत आपके 6 काल होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा में अपूर्ण भूतकाल, पांचवा में संदिग्ध भूतकाल, और छठा जो होता है हेतु मद भूतकाल। तो ये जो भूतकाल के 6 उदाहरण थे, जिसमें से ये अपूर्ण भूत का एक उदाहरण था, नरेश सो रहा था। ठीक, चलिए और साथ ही साथ अपना इसमें आप लोग जो है इसमें सेट भी लगाइएगा कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। इस 100 प्रश्नों में आप लगभग 70 या 65 तक सही कर पा रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है अच्छा खासा है। और इसी तरह आपने जो है तैयारी करते रहिएगा। हालांकि आप देखिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न का जो लेवल है अच्छा खासा प्रश्न है। GK GS का भी इसमें जो प्रश्न है तो अच्छे खासे हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। तो पीताम्बर शब्द से कृष्ण का जो अर्थ है यह आपको प्राप्त होता है बाहुप्रिय से। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, पांचवा जो प्रश्न है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध है आपका कर्ता और कर्त्री जो है ये अशुद्ध है। ठीक, बाकी जो नेता का नेत्री, धाता का धात्री और दाता का दात्री ये सही है, लेकिन कर्ता का कर्त्री ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि सज्जन का संधि विच्छेद करिए। सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सज्जन का संधि विच्छेद कौन सा कर रहे हैं आप। तो सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पर सत प्लस जन होगा। क्या होगा, सत प्लस जन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सातवां जो प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम बताइए। तो उत्थान का विलोम क्या होता है, उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। चांद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए जो आदित्य है ये चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। जो आदित्य होता है ये सूर्य का समानार्थी शब्द है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न 9 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। चलिए अपने है कि चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम ऑफ फ्रेज। यहाँ पर मुहावरे का सही अर्थ बताना, जैसे कि टू ड्रॉ द लाइन। टू ड्रॉ द लाइन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा यहाँ पर टू सेट लिमिट। क्या होगा? टू सेट लिमिट। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 10वां जो प्रश्न है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ। यहाँ पर अम्बिटोन का यहाँ पर सिनोनिम खोजना है। क्या होगा? अम्बिटोन का सिनोनिम यहाँ पर डिजायर होगा। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए 11 नंबर जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोटिव। यहाँ पर एप्रोटिव कंजक्शन, इसमें कंजक्शन कौन सा प्रयोग होगा? देखिए आई गो टू मैक्सिको एवरी ईयर, सो आई यहाँ पर एक स्थान है स्पेनिश। तो देखिए यहाँ पर सो आई एम यूज टू स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ पर आई एम होगा, उसके बाद यूज टू स्पीकिंग स्पेनिश, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, इसमें जो हम लोग का अंग्रेजी के भी प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपका वो मध्य निषेध वाला है, तो उसमें हम जो अंग्रेजी के प्रश्नों को स्किप कर दे रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आप लोग चाहे तो इसमें अपना अंग्रेजी जो मध्य निषेध का आपका एग्जाम होगा, बहुत से बच्चों ने भरा है, तो आप लोग इस अंग्रेजी को देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर जो प्रश्न है कि एंटोनिम फॉर। तो इग्नोर का यहाँ पर एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। तो इग्नोर का विलोम क्या होगा? इग्नोर यहाँ पर देखिए, इग्नोर का जो मतलब होता है, इग्नोर का मतलब अनदेखा करना होता है, उपेक्षा करना। तो इसका जो हम लोग का सही अर्थ होगा कि एक्नॉलेज। यहाँ पर एक्नॉलेज होगा, इसका मतलब होता है कि स्वीकार करना। चलिए अगला जो 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर अ फादर इज ब्लाइंड द यहाँ पर फॉल्ट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा कि ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ दिस हिज सन। यहाँ पर हिज सन। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिएगा, टू का प्रयोग होगा। अगला जो देखिए 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको पार्ट करना है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसे दो वाक्य के तौर पर सजाया गया है, इसमें एरर खोजना है कि कहाँ पर एरर है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर है कि यहाँ पर नॉन कोल्ड, यहाँ पर क्या होगा? नॉन कोल्ड के जगह पर आपका कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा है आपका सेंटेंस नॉन कोल्ड डेयर टू एन, यहाँ पर इनॉक्स ऑन हिज राइट्स, और यहाँ पर चौथे में है कि नो एरर। तो ये जो है आपको, ये जो पूरा सेंटेंस है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं बल्कि कैन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला जो 15 नंबर प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोटिव गिवन। यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि आर यू गोइंग टू डॉट मार्केट। यहाँ पर क्या होगा? गोइंग टू आई एम होगा, एन होगा, द होगा या फिर डैट होगा। तो इसमें प्रयोग होगा किसका? इसमें आपका द का प्रयोग होगा कि आर यू गोइंग टू द मार्केट। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग 15 तक कंप्लीट कर लिए, और यहाँ से हम लोग का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। और प्रश्न के शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए करिएगा, आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद एक रागों का संग्रह है? तो एक रागों का संग्रह है जो सामवेद है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? प्लूटो जो है गणतंत्र, अरस्तु जो है राजनीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हिंदू स्वराज, और कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल। तो इसमें गलत जो जोड़ा किया गया है, देखिए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो जोड़ा है इसमें गलत है। ठीक, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूलिंग नामक जो है ये 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये गलत हो जाएगा, महात्मा नेहरू से नहीं होगा। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये हिंदू स्वराज नहीं होगा, यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा ये हिंदू स्वराज है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो जो विधि का शासन है ये आपको कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आपका ब्रिटेन से। राइट आंसर ए होगा।
20 नंबर जो प्रश्न है कि क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था। यहाँ पर जो क्रीमियम युद्ध है इसका समापन किस प्रकार हुआ था, तो यह इसका जो समापन है यह पेरिस समझौता में हुआ था। ठीक, ये कब हुआ था? पेरिस समझौता में। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, कह रहे कि आम तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। कहाँ पर? तो सरकार का समाजवादी प्रकार, यहाँ पर जो सरकार का समाजवादी प्रकार है यहाँ पर आपका जो है बड़ा अंतर देखने को मिलता है सिद्धांत और व्यवहार के बीच। चलिए अगला जो 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य करते हैं आपका लोका लेखा समिति के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 23 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो ये विधि के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रथम जो अध्यक्षता है यह किया गया था श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें आपका करेक्ट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 25 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, तो ये शामिल होती थी, कौन शामिल होती थी, यहाँ पर समिति शामिल होती थी। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पुणे समझौता कब हुआ था। इनके बीच जो है पुणे समझौता जो पूछा गया है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पुणे समझौते कब हुआ, तो ये पुणे समझौते 1932 में हुआ था। ठीक, इसको पुणे फैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का दंडी मार्च, यहाँ पर जो दंडी मार्च किसका हिस्सा था, तो यह हिस्सा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक जो रिट है यह कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है, तो आबादी के वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। अगला प्रश्न देखा जाए कि कार्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, तो कार्यांतरण चट्टानों में जो है पूछा जाए कि क्या परिवर्तित कर देता है, तो इसमें जो है आपका संरचना और गठन ये दोनों परिवर्तन कर देते हैं, कि ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन में, यहाँ पर शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वह प्रसिद्ध क्षेत्र आपका भूमध्य सागर जो है अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि विनिमय किसके दौरान होता है, तो जो विनिमय है ये किसके दौरान होता है, यहाँ पर स्थूल पट्ट के द्वारा ये होता है विनिमय। अगला जो प्रश्न है कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो मांडी सिंचाई जो परियोजना है ये आपको ब्यास नदी पर है। राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और जो ये कहाँ पर है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ब्यास नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में ब्यास नदी स्थित है। अगला जो प्रश्न देखा जाए कि ध्रुमावश जो श्लेष और बर्न कृमि को मिल्पा, यहाँ पर मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रश्न है कि ध्रुमावशेष और बर्न कृमि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, किस देश में जाना जाता है इसको, तो इसको देखिए मिल्पा के नाम से जाना जाता है आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। ठीक, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। ठीक, कौन सा मंत्रालय जो इसको कभी कभी हरित मंत्रालय कहते हैं, तो वह है आपका पर्यावरण एवं वन।
ठीक, जिसको हम लोग कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? तो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज यह लिखा गया था आपका R.K. नारायण के द्वारा। राइट आंसर बी होगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट में दी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति, यहाँ पर जो विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो यह धारा 370 के तहत यहाँ पर यह प्रदान किया गया। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको मैसूर में। राइट आंसर भी कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। अगला 40 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि खाद्य फसलों में यह शामिल है, कौन शामिल है? तो खाद्य फसलों में देखिए खाद्यान्न और दालें और जो खाद्य तेलहन है, यह सभी खाद्यान्न फसलों में शामिल है, खाद्य फसलों में। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो आपको गोदावरी नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1450 किलोमीटर है। ठीक, चलिए और इसके बाद जो आता है आपका वो कृष्ण नदी। यहाँ पर प्रायद्वीपीय की बात हो रही है, तो ये प्रायद्वीपीय नदी में इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। अगला देखिए प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया? जैसे कि सर सैयद मुश्ताक खान, जिसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, फिर यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है अम्बेडकर विश्वविद्यालय, फिर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, और चौथा है मदन मोहन मालवीय जो कि है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो गलत कौन सा है? ठीक, इसमें गलत मिलान कौन सा किया गया है? तो देखिए जो सर सैयद मुश्ताक खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये गलत है, बाकी जो आपका 3 है वो आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि भारत में मतदान की आयु? तो 18 वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महाकाव्य महाभारत रचा गया? तो महाकाव्य महाभारत जो रचा गया था ये वेद व्यास के द्वारा रचा गया। अगला प्रश्न देखा जाए 45 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलिखित नहीं किया गया है? क्या अभिलिखित नहीं किया गया है? नगर नियोजन, व्यापार, लिपि जिसका कटु वचन नहीं किया गया, और सैन्य विजय। तो देखिए इसमें जो अभिलिखित नहीं किया गया है वह आपका हो जाएगा लिपि जिसका कुट वचन नहीं दिया गया है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पर अभिलिखित नहीं है यह सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए अगला जो 46 नंबर यहाँ पर रिक्त स्थान कह रहा है को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। किसको हटाकर चंद्रगुप्त राजा बने? तो नंद वंश को हटाकर जो है सिंहासन से, और चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो राजा बने। अगला प्रश्न है कि सुप्रुत थे, यहाँ पर जो क्या है सुप थोड़ा सा मिटर गया है, तो ये सुश्रुत क्या है? देखिए सुश्रुत है जो क्या थे? सुश्रुत थे क्या थे? नाटककार थे, ग्रंथकार थे, राजा थे, दार्शनिक थे। तो यह जो थे आपका आर्जुवेद पर ग्रंथकार थे। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो उन्होंने जो लड़ा था अकबर के विरुद्ध लड़े थे। राणा प्रताप अकबर के विरुद्ध वह लड़े थे। अगला जो प्रश्न है कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो शिवाजी जो थे ये लड़े थे औरंगजेब के विरुद्ध। राइट आंसर ये औरंगजेब का ये विपक्ष में लड़े थे। और अगला जो प्रश्न है कि अस्थाई अधिवास संबंधित है, तो अस्थाई जो अधिवास संबंधित है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वतंत्रता के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। राइट आंसर आपका कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए अगला 51, इसके बाद हम लोग का 52 नंबर जो प्रश्न है कि दांडी कूच संबंधित है। तो दांडी कूच जो ये संबंधित है आपको नमक से संबंधित है।
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डॉट 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 यहाँ पर एक स्थान निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि निर्वासित कर दिया गया था। तो उनको जो निर्वासित कर दिया गया था रंगून। ठीक, फिर से हम लोग प्रश्न देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मोपला बगावत हुई। तो ये जो मोपला बगावत है यानी कि विद्रोह ही कहिए, मोपला जो बगावत है यह कब हुआ था? तो यह आपको कहाँ पर, केरल में हुआ था। ठीक, मोपला जो बगावत हुआ था ये केरल में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तो अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में जो मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदुओं को बलपूर्वक जो था मुसलमान बनाया जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ये मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा कब भारत आया हुआ था? वो आपको 1498 में भारत आया हुआ था। ठीक, और जो वास्को डी गामा का पहले वहाँ पर जो कोलंबस अमेरिका में गया हुआ था, तो वह 1992 में गया था, सॉरी 1492, 1900 नहीं 1492 में गया था, और ये कोलंबस 98 में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार के राजगीर में स्थित यहाँ पर गृध्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो कौन विदेशी यात्री जो था ये रो पड़ा था, पूछा गया है। तो कौन रोया था? वह रोया हुआ था फहियान। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के अंदतपुरी जो बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? तो ये नष्ट हुआ था आपका बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से ये नष्ट हुआ था, जो अंदतपुरी बिहार शरीफ था। ठीक, ये नष्ट हुआ था बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 58 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाता है? ये मीना दिवस बिहार में यूनिसेफ जो है ये 13 नवंबर को पूछा गया कि प्रत्येक 13 नवंबर को बिहार में मीना दिवस कब मनाता है। ठीक, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यह है आपका इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन, ठीक, कन्वेंशन मनाया गया था, इसलिए वो जो है 13 नवंबर को अपना यूनिसेफ मीना दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर के बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा जो चित्र शैली ये प्रसिद्ध थी, ये अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, यानी कि लोकप्रिय। अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर जो है कि बिहार के किसको राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो बिहार के जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है उनको राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। चलिए तो यहाँ से हम लोग का जो 60 नंबर प्रश्न है, यहाँ से हम लोग का सामान्य जो जीके का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम लोग का 61 से जो प्रश्न शुरू होगा तो ये आपका साइंस का प्रश्न है, ठीक, यानी कि सामान्य विज्ञान। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। प्रश्न है कि एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका जो विस्थापन होगा क्या होगा? तो इसका जो विस्थापन होगा वह 2r हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर सी कर लीजिए। देखिए 62 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि उपर्युक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए, ठीक। यहाँ पर पादप और सूक्ष्मजीव डॉट की गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं। तो किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं? यह है आपको वायु जिसमें हम सांस लेते हैं इसको सुधारने में सहायक करते हैं। चलिए अगला जो 63 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करती है? तो अपने केंद्र की ओर जो आकर्षित करती है यह आपको 19.6 न्यूटन के बल से वो आकर्षित करती है। राइट आंसर आपका 8B हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से बर्फ़ का कौन सा स्वरूप है बर्फ़ का
शुद्ध गलनांक दर्शाएगा। तो वह शुद्ध गलनांक जो दर्शाएगा, देखिए यहाँ से वर्षा जल से बना बर्फ और जो है अस्त्रावित जल से बना जल जो होता है, ये दोनों जो है आपका शुद्ध गलनांक दर्शाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम जो है यहाँ पर 3 है और नाइट्रेट का अणुसूत्र, यहाँ पर एल्युमिनियम 3 नाइट्रेट का जो है अणुसूत्र क्या होगा, तो इसका जो अणुसूत्र होगा वो होगा Al × NO3 और उसके बाद ×3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी वाला आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर आप लोग इसका बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता, इसमें परमाणु की जो है संयोजकता बताना है कितना है। तो देखिए इसमें जो परमाणु की संयोजकता होगा वह आपका -1 होगा। ठीक, इसकी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 अवसाद होगा और फिर जो 12वीं कक्षा में ऑक्टेट जो अष्टक को पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है कितना, यहाँ पर आपका -1। ठीक, चलिए यहाँ पर 3 है और 3 6 है और 7 8 9 और 10 11। ठीक, यहाँ पर -1। चलिए अगला जो 67 नंबर प्रश्न है, यहाँ से आपका ये भी मैथ का ही प्रश्न है। हर एक सेट में आपको एक मैथ का प्रश्न जो साइंस के बीचों में डाल दिया जा रहा है। तो के का मान इसमें ज्ञात करना है। के का मान क्या होगा, इसमें के का मान आपका -9/4 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि 4 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक 10 ओम का है, एक वर्ग के रूप में संयोजित है, कोणों ए एवं सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध है, क्या होगा। यहाँ पर कोण ए और जो है सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर आपका फिगर भी दिया गया है। तो इसके बीच का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 10 ओम होगा। राइट आंसर आप लोग इसमें 10 कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर कोण ए और जो सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध है वो 10 ओम। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः ... में किया जाता है। तो जर्मेनियम का जो प्रयोग है ये अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में ... अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका कोलाइडल का जो है अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ से 71 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा है, तो उसका देखिए यहाँ पर कौन सा पदार्थ है, तो वह आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है इसका प्रयोग है कपड़ों से जो आपका स्याही का धब्बा है उसको हटाने के लिए करते हैं। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, कौन से हैं, तो वह जो तत्व है आपका कार्बन और हाइड्रोजन, इससे जो है बहुत यौगिक तैयार किए जा सकते हैं, यही 2 तत्व हैं। चलिए अगला 73 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो यहाँ पर अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, वो कौन सा जो देखिए प्रश्न की निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है, निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो वह है आपका हीलियम। ठीक, यहाँ पर हीलियम है निष्क्रिय गैस। अगला जो प्रश्न 74 नंबर हम लोग का है कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं, तो वह प्रायः जो मरते हैं वो सिरोसिस से मरते हैं। ठीक, जो भारी मात्रा में अल्कोहल पीते हैं जैसे कि वो दारू हो गया तो वो सिरोसिस से वो मरते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीवी होते हैं, यहाँ पर तल जीव होते हैं। देखिए जो प्रश्न है कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जो जीव होते हैं वो कौन से, यानी कि सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं। ठीक, तो सबसे निचले स्तर पर जो तल में यही बात हो रही है तो वह उत्पादक होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 76 नंबर प्रश्न है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन
एशिया का शीर्ष परभक्षी है। यहाँ पर प्रश्न है कि विलोपन के कगार पर जो सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी है। यहाँ पर परभक्षी है कौन सी है? तो परभक्षी यानी कि संकट विलोपन के आधार पर, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर, यही प्रश्न है। तो वह है आपका ढोल है। ठीक, राइट आंसर डी होगा। चलिए 77 नंबर जो प्रश्न है कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस SMS DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो सब डायरेक्टरी जो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है आपका AKDIR। ठीक, AKDIR का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर 2 कर लीजिएगा। यह प्रश्न जो है आपका 77 नंबर, तो यह आपका कंप्यूटर्स का प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि AC परिपथ में AC मीटर मापते हैं। AC परिपथ में जो AC मीटर मापते हैं तो यह आपको RMS मान जो है मापते हैं। अगला प्रश्न 79 नंबर जो है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है, तो तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में। राइट आंसर बी कर लीजिए कि उसके आयाम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्वों को कहाँ पाए जाएंगे? यहाँ पर जो 2-8 वाले तत्वों को कहाँ पाएंगे? तो यहाँ है कि ग्रुप 8, ग्रुप 2, ग्रुप 18 या फिर ग्रुप 10 में। तो इसको हम लोग पाएंगे ग्रुप 18 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जो है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसका पर यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ठीक, तो इस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार से कम ही उस पर उत्प्लावन बल होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो इसका अगला प्रश्न हम लोग का 82 नंबर है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं, यानी कि बाजारी भाषा में क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को? तो उसको कहते हैं पकाने वाला सोडा। ठीक, क्या कहते हैं उसको? पकाने वाला सोडा। अगला जो 83 नंबर प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिक दूरी के अवतल ताल के नज़दीकी संपर्क में लाया जाता है। परिमाणिक संयोजन की शक्ति होगी तो क्या होगी? वह होगा -5 डाइऑप्टर होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। M+H+ और उसके बाद है M3+ M⁻³ और फिर प्लस में है H2। तो इसका संतुलित समीकरण क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि इसका जो संतुलित समीकरण होगा वह क्या होगा? तो इसका संतुलित समीकरण होगा 2M+6H+ और उसके बाद यहाँ पर 2M पावर में 3+ और उसके बाद 3H2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका संतुलित समीकरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 85 नंबर प्रश्न है, वो 84 था ना, 85 प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन जो है आपका फफूंदी से निकाला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक रोगी में प्रतिजैवी का क्या प्रभाव होता है? तो एक रोगी में जो प्रतिजैवी का प्रभाव होता है वह है आपका यहाँ से ऑप्शन जो डी है वह कि वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जो क्या होता है कि वह जो होता है आपका प्रतिजैविक, वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। अगला प्रश्न है कि रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है? तो रक्त के स्कंदन में जो है रक्त प्लेटलेट्स सहायक करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध खट्टा होना जो है किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा होना ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ शैवाल है, जीवाणु है, कवक है, खमीर है। तो जो दूध खट्टा होता है यह आपको जीवाणु के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम जो है यह प्रजनन करता है आपको विखंडन विधि के द्वारा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? यहाँ पर जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी है वो कौन सा है? तो वह है आपका एम्पिलिसिन। यह जो एम्पिसिलिन जो है, एम्पिसिलिन जो होता है आपका
विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रति जैविक होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने 90 तक जो है कंप्लीट कर लिया। और अगला जो हम लोग का ये 10 प्रश्न गणित का है। तो गणित का जो प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए और मैं अभी आपका जो फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। हालांकि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और जब PDF में मिल जाएगा तो चाहे तो उस समय भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 91 का राइट आंसर ए होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 92 है, तो 92 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए 93 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा, तो 93 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा, यानी कि 2 होगा, 3/5 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 94 है। ठीक, यहाँ से जो 94 है, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, 94 का राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। चलिए 95 है, यहाँ से आप लोग एक बार प्रश्न देख लीजिए। और 95 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह 6.1/2 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 97 है, तो सॉरी 96 है ना जी, ये हम लोग का 96 है। तो 96 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह 1 होगा। ठीक, चलिए 97 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वह 97 का राइट आंसर क्या होगा, 97 का 28,750 रुपया होगा। आप लोग इसको बनाइएगा। और यहाँ से 98 नंबर जो प्रश्न है, तो 98 का जो राइट आंसर होगा वो आपको 22 सेंटीमीटर होगा। और फिर यहाँ से 99 जो हम लोग का प्रश्न है, तो 99 का जो राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 5.76। और अंतिम जो प्रश्न है आपका 100 नंबर का है कि 2 किस्में ए एवं बी की चावल जिसका मूल्य 210 रुपये एवं 280 रुपये प्रति यहाँ पर प्रति किलोग्राम को 3:3 और 4 के अनुपात के मिलाया जाता है, तो मिश्रण को 260 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। और इसमें जो लाभ प्रतिशत होगा कितना होगा, 4% लाभ होगा। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है अपना 100 प्रश्न तो कंप्लीट कर लिया। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वो 4 था। और अपना जो है स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए। और जो अगला आपका सेट प्रैक्टिस 5 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।